का कैनवस। पर्वतों के पेड़ों पर रोमांटिक गाने भी हमें दिए। ये उसको पूरा करना। फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे। इस सवाल मैं आपसे पूछूं कि साहिर साहब गले से लगा लो। साहिर साहब की अगर बात करें, उनके हर नगमे, उनकी हर शायरी में एक फलसफा है, जिंदगी जीने का फलसफा, जिंदगी को आगे बढ़ाने का फलसफा। और अलग नजरे से जिंदगी आप देख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और उनका गुरुदत्त साहब के साथ भी बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा। प्यासा को कोई नहीं भुला सकता, इनकी बाजी को कोई नहीं भुला सकता। खैर, इनका जो रिलेशनशिप रहा एक दूसरे के साथ फिल्मों में, कहानी को आगे बढ़ाने में, वो बहुत अच्छा रहा। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि गुरुदत्त साहब की जो फिल्में हैं, जिनमें साहिर लुधियानवी साहब ने बतौर लिरिसिस्ट, बतौर गीतकार काम किया, उनका ज़्यादा श्रेय जो है साहिर लुधियानवी साहब को ही जाना चाहिए। और ये गुरुदत्त, जिन्होंने प्यासा में बतौर पोइट काम किया था, खुद डायरेक्ट भी की थी, वो भी शायद आज जिंदा होते तो यही कहते, हाँ दरअसल साहिर लुधियानवी साहब की ही वो फिल्म थी और साहिर लुधियानवी साहब ही थे जो उस फिल्म को आपके सामने ला रहे थे। मुझे कभी कभी लगता है कि सिर्फ साहिर के गानों को इस्तेमाल करने के लिए गुरुदत्त ने ये फिल्म बनाई, क्योंकि उनके गीतों को फिल्म प्यासा से अलग नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके गानों भी सीन चलते हैं, कहानी चलती है, वो सिर्फ गाने नहीं है, वो हर गीत एक सीन है और सीन कुछ कहता है। तो मुझे अक्सर ये लगता है कि सिर्फ साहिर के इन गीतों को या नज़मों को इस्तेमाल करने के लिए गुरुदत्त ने कहा कि मैं प्यासा बनाता। साहिर साहब ने हमेशा लिरिसिस्ट को ज़्यादा तरजीह दी। उन्होंने इस बात के लिए हमेशा कंट्रोवर्सी के शिकार हुए, इस बात के लिए हमेशा वो खड़े हो गए कि लिरिसिस्ट को सबसे ज़्यादा पैसा लेना चाहिए और मांगना भी चाहिए, और उन्होंने ये साबित भी कर दिया, उन्होंने लिया भी। वो पहले लिरिसिस्ट थे हमारी इंडस्ट्री में जिन्होंने 1 लाख रुपए एक गाने का लिया। उन्होंने बाकी जो गीतकारों के लिए एक रास्ता खोल दिया, यार इससे कम पे काम मत करना। बल्कि हुआ ये कि ये घटना हुई कि एक फिल्म के प्रोड्यूसर थे, नाम नहीं लूँगा, तो साहिर ने उनसे मांगा 1 लाख, मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता। तो वो किसी और के पास गए लिखवाने के लिए गीत, तो साहिर को मालूम पड़ गया। साहिर ने उनको फ़ोन किया कि देख 1 लाख से कम मत मांगना। फाइनली ही केम बैक टू साहिर, ही हैड नो चॉइस। तो एक तो ये है कि गीतकारों को उनका सही मुआवजा, उनकी कीमत मिले, ये इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है साहिर का। कि साहिर की शुरुआत है कि भाई गीतकारों को पैसे मिलने लगे अच्छे, और रेडियो में जब गाने आते हैं तो पहले गीतकारों का नाम नहीं आता था, खाली वो सिंगर्स का नाम आता था या कंपोजर्स का। जी। पहली बार साहिर ने कहा कि नहीं, जब तक गीतकार का नाम अनाउंस नहीं होगा रेडियो में गानों पे, तब तक गाने नहीं बजेंगे। और उनकी वजह से जब गाने बजने लगे, जब गीतकारों का नाम दिया जाने लगा गाने के साथ, क्योंकि उनका योगदान, उनके बिना गाने कहाँ हैं। सिंगर अकेला क्या कर लेगा, कंपोजर क्या कर लेगा अकेला। तो ये साहिर का बहुत बड़ा योगदान है गीतकारों के लिए या संगीत के लिए, हमारे फिल्म संगीत के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। साहिर साहब ने एक और बात कही थी कि जो गाने हैं वो जैसे एक लिरिसिस्ट लिखता है, लिरिसिस्ट के हिसाब से गाना कंपोज होना चाहिए। जैसे लिरिसिस्ट ने पहले लिखा उसके बाद गाना कंपोज होना चाहिए, उल्टा नहीं। उनका एक बहुत मशहूर जोक है कि आजकल जो गाने बन रहे हैं वो क्या करते हैं कि दे फर्स्ट ब्रिंग द कॉफिन। वो पहले बड़ा एक लंबा ताबूत लेके आते हैं और बोलते हैं इस नाप का मुर्दा लाओ। पहले ताबूत आता है, कॉफिन आता है, फिर जो गीतकार है वो लिखता है मुर्दा। तो वो जोक है उनका कि पहले वो कॉफिन लाते हैं, फिर बोलते हैं इस नाप का मुर्दा लाओ। तो ये है कि हाँ भाई, क्योंकि गीतकार भी एक लेवल पे संगीतकार भी होता है, क्योंकि राइम में लिखता है, वो जो भी मीटर में लिखता है उसको मालूम है कि मीटर क्या है, राइम क्या है, इसका म्यूजिक क्या होना चाहिए। बाकी जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो जो कंपोजर है उसका काम है, वो कर दे। पर जो बेसिक धुन है, चाहे वो शैलेंद्र हो या साहिर हो, पहली बात तो ये है कि जो धुन है वो गीतकार के मन में होती है, बिना धुन के लिख भी नहीं सकता हो। ये वादियाँ
ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मुझे तो लगता है कबीर जी आजकल के दौर में साहिर जैसे लोगों की जरूरत है। तुझको पुकारे मेरा प्यार। यादों का कैनवस।